अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मरियम सुल्तान और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर फ़हीम उस्मान सुलहरी, नेफ्रोलॉजी कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल में। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक। आज हम डॉक्टर फ़हीम उस्मान सुलहरी के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉमन डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है किडनी स्टोन डिजीज़। आसान अल्फाज में गुर्दों में स्टोन्स का बनना। जी सर, किडनी स्टोन्स बहुत ही कॉमन है, इनकी क्या वजह है? जी डॉक्टर मरियम, आपका ये टॉपिक डिस्कस करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमने इसके ज़रिए से हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। रीनल स्टोन डिज़ीज़ या किडनी स्टोन डिज़ीज़, जिसको आप उर्दू में कह सकते हैं गुर्दों में पत्थरियों का बनना, ये बहुत कॉमन है। एक रिसर्च के मुताबिक इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में 12% मर्दों में ज़िंदगी में एक दफ़ा रीनल स्टोन्स ज़रूर बनते हैं और 7% औरतों में एक दफ़ा ज़िंदगी में स्टोन ज़रूर बनते हैं। और अगर ये एक दफ़ा ज़िंदगी में स्टोन किसी को बन जाए तो 50% चांस है कि 8 साल के अंदर अंदर दोबारा किडनी स्टोन ज़रूर बनेंगे। और क्योंकि आपको पता है हमारी पाकिस्तान भी जो कंट्री है ये इंडस्ट्रियल कंट्री है, तो इसमें भी शरह तकरीबन इतनी ही है किडनी स्टोन्स की। क्या गुर्दों में पत्थरियों की शरह मर्दों में औरतों से ज़्यादा होती है? जी देखिए, मर्दों में स्टोन्स की शरह ज़्यादा है, 12% है, लेकिन अब औरतों में भी शरह बढ़ रही है और वो तकरीबन मर्दों के करीब पहुंच रही है, इसलिए आपको भी थोड़ा परेशानी होनी चाहिए इसकी। सर ये किस चीज़ से बनते हैं, यानी इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है? जी देखें, ये स्टोन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कंपोजिशन की बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ों से बनते हैं। सबसे पहले तो कैल्शियम स्टोन्स आते हैं, उसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक कैल्शियम ऑक्सालेट, एक कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन्स आते हैं, उसके बाद स्ट्रूवाइट स्टोन्स आते हैं जिन्हें मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन या ट्रिपल स्टोन्स भी कहते हैं। उसके अलावा सिस्टीन स्टोन्स हैं और ज़ैंथीन स्टोन्स हैं। ठीक है सर, सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोन्स कौन से होते हैं? जी देखें, एशियन कंट्रीज़ जो, जैसे हम भी एशियंस हैं, हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स बनते हैं और तमाम एशियन कंट्रीज़ में भी उसकी शरह तकरीबन 80% है। 80% कैल्शियम ऑक्सालेट स्टोन्स बनते हैं। उसके बाद यूरिक एसिड स्टोन्स हैं जिनकी शरह 10% है। उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, उनकी भी शरह 10% है तकरीबन। और स्ट्रूवाइट स्टोन्स जो हैं उनकी शरह 5 से 10% है। उसके अलावा सिस्टीन स्टोन्स की शरह सिर्फ 1% है और ज़ैंथीन स्टोन्स की शरह 0.1% है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे यूरिक एसिड स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं, इवन कैल्शियम ऑक्सालेट से भी ज़्यादा बनते हैं उन कंट्रीज़ में। इसके अलावा कभी ये भी होता है कि स्टोन सिर्फ एक चीज़ का नहीं बना होता, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सालेट भी हो और यूरिक एसिड भी हो या कुछ और भी हो। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें भी एक स्टोन को बना सकती हैं। ठीक है सर, इन स्टोन्स की वजह क्या होती है, मतलब ये स्टोन्स किस तरह से बनते हैं? जी देखें, स्टोन्स की ना कुछ जनरल वजह हैं जो कि तमाम तरह के स्टोन्स बनाती हैं और कुछ ऐसी वजह हैं जो स्पेसिफिक किस्म के स्टोन्स को बनाती हैं। मैं आपको कुछ जनरल वजह बताता हूँ। सबसे पहली वजह है कि जो बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना, जैसे आजकल हमारे फूड्स में सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक्सेसिव सॉल्ट से स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा प्रोटीन का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना, प्रोटीन किस में ज़्यादातर गोश्त में होती है, दालों में होती है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना वो भी स्टोन्स को ज़्यादा बनाती है। जितनी ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतने स्टोन्स बनेंगे। इसके अलावा सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोलेबल वजह है कि पानी की कमी या पानी का कम पीना। पानी की कमी इस तरह भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाए या डायरिया वोमिटिंग किसी को लग जाए या वो पानी कम पी रहा है, तो पानी की कमी की वजह से भी स्टोन्स बनते हैं। जी व्यूअर्स, इससे हमें ये पता चलता है कि पानी की कमी भी स्टोन्स यानी गुर्दों में पत्थरियों के बनने की एक अहम वजह बन सकती है। इसलिए हमें पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक वजह भी हैं, कुछ और वजह भी हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो भी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि स्टोन्स बनाती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो हम मैदे के सिरप यूज़ करते हैं, अगर हम वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उससे स्टोन्स बन जाते हैं। इसके अलावा पेशाब आवर दवाइयाँ कुछ होती हैं, कुछ दर्दों की गोलियाँ होती हैं जिनसे स्टोन्स बनते हैं, कुछ ऐसी भी मिर्गी की दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से भी स्टोन्स बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, डाइट में यानी
यानी हम क्या खा रहे हैं, कुछ ऐसी खुराकें हैं जो ख़ास किस्म के स्टोन्स बनाती हैं। इसके बारे में मैं आपसे बाद में अलग से बात करता हूँ, लेकिन ये कि वो डाइट्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कुछ पेशेंट्स की बड़ी या छोटी आंत का ऑपरेशन हुआ हो, उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन जाते हैं। इसी वजह से अगर स्टमक का या आंतरियों का ऑपरेशन हुआ हो तो उनको भी एहतियात करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें एक रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस एक डिसऑर्डर है जिसमें कैल्शियम के स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि बंदे को मोटापा हो जाता है, उसकी शुगर भी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, वेस्ट भी बढ़ जाती है और यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है, और उन पेशेंट्स में यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, इससे हमें ये पता चलता है कि गुर्दों में पथरियाँ बनने की एक अहम वजह मोटापा भी है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम मोटापे वाली चीज़ों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम कर सकें। ठीक है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं यूरिन के, किडनी के या यूरिन का कोई इन्फेक्शन हुआ वो बार बार हो रहा है, उसकी वजह से भी स्टोन्स बन जाते हैं। और इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे सिस्टीन्यूरिया जिसमें सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं। इसके अलावा लीच निहान सिंड्रोम जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है प्राइमरी हाइपरऑक्सैलूरिया जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये अगर किसी के फैमिली में ये स्टोन्स बन रहे हैं तो वो तकरीबन फैमिली के तकरीबन सब मेंबर्स में बनना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत अर्ली एज में स्टोन्स बन जाते हैं और इससे किडनी मुस्तकिल तौर पे ख़राब भी हो जाती है। सर, गुर्दों में पथरियाँ बनने की एक अहम वजह आपने डाइटरी फैक्टर्स को भी बताया है। जी, और ये सवाल तो तकरीबन किडनी स्टोन्स के हर मरीज़ की ज़ुबान पर होता है कि उसे कैसी खुराक का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे क्या करना चाहिए ताकि मज़ीद स्टोन बनने से बचा जा सके। सर, आप इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमा दें। जी, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जिस बंदे को स्टोन बने होते हैं वो ये बात पूछता है, बल्कि कोई भी मरीज़ किसी चीज़ का भी वो डाइट का ज़रूर पूछता है। तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ। इसमें भी ऐसे ही है कि कुछ जनरल चीज़ें हैं और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। यानी जनरल वो जो कि हर तरह के स्टोन्स बनाती हैं और स्पेसिफिक वो जो को ख़ास किस्म के स्टोन्स बनाती हैं। जनरल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले भी बताया, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना। अब नमक आप कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे? देखिए नमक जो होता है ना वो सोडियम क्लोराइड होता है, तो जिसको स्टोन्स बन रहे हैं वो 6 ग्राम से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड नहीं लेगा और 2 ग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं लेगा। अब ये नमक कितना बनता है? एक चाय का चम्मच होता है ना, उसमें जितना नमक आता है ना ये उतना बनता है, वो दिन में इतना नमक इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीन की बात आ गई। प्रोटीन में ख़ास तौर पे एनिमल प्रोटीन मैंने जैसे आपको बताया कि गोश्त वगैरह में होती है, तो एनिमल प्रोटीन को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसको आप दिन में 80 ग्राम तक ले सकते हैं। अब 80 ग्राम कितनी बनती है, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों में होती है प्रोटीन, वो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि 80 ग्राम प्रोटीन अगर हम पर डे लें तो वो कितनी बनती है और वो हम कैसे ले सकते हैं। जी, और जो तीसरी चीज़ जनरल परहेज में है वो ये है कि आपका वाटर इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। अब वाटर इंटेक कितना होना चाहिए? पेशेंट्स के अक्सर यही सवाल होते हैं। वो इतना होना चाहिए कि पेशेंट्स को पूरे दिन 24 घंटे में 2 से 2.5 लीटर यूरिन आउटपुट आए। अब यूरिन आउटपुट कैसे इतना आएगा? वो एटलीस्ट उसको दिन में 3 लीटर्स वाटर इंटेक लेना पड़ेगा जो कि 10 से 12 ग्लास पानी के बनते हैं, क्योंकि 500 ml जो वाटर है वो आपके इनसेंसिबल लॉसेस हो जाते हैं, जैसे स्वेटिंग में निकल गया या रेस्पिरेशन से निकल गया, इसलिए एटलीस्ट 3 लीटर वाटर इंटेक लेना होता है। ठीक है सर, ये तो जनरल परहेज़ हो गया सर। कुछ ख़ास किस्म के स्टोन्स के लिए ख़ास किस्म का परहेज़ बता दें। जी, देखिए जो ख़ास किस्म की डाइट्स हैं जो कि ख़ास किस्म के स्टोन्स बनाती हैं, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट की बात कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। वो हरे पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। अब हरे पत्ते वाली सब्जियां कौन सी हैं? जैसे पालक, धनिया, साग। ये अगर किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन रहे हैं तो उनको ये थोड़े कम खाने चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर दें, लेकिन थोड़े कम खाने चाहिए। इसी तरह भिंडी, बैंगन, शलजम, इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा होता है। इसके अलावा फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी में ज़्यादा होता है और ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे खजूर, मूंगफली, बादाम, अखरोट, इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन रहे हैं वो इनको थोड़ा कम कर देंगे। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, कोको कोला, इसमें भी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ज़्यादा होता है। अगर आप चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद नहीं करनी, लेकिन ये नहीं है कि आप बहुत एक्सेसिव पिएं। अगर आप एक्सेसिव पिएंगे तो उससे फिर स्टोन्स बनेंगे। इसके अलावा दूसरे नंबर पे स्टोन्स आते हैं यूरिक एसिड स्टोन्स।
यूरिक एसिड स्टोन्स जो है ना वो रेड मीट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे आप काऊ मीट कह लें या गाय का गोश्त कह लें। अब अगर आप जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं सेंट्रल पार्क में, हमारे एक तरफ कसूर है, दूसरी तरफ लाहौर है। कसूर के मैं गाँव के पेशेंट्स भी देखता हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है वो भी रेड मीट बहुत खाते हैं, क्योंकि कसूर में एक गोश्त मशहूर है कट्टे का गोश्त, और लोग वो शदाइयों की तरह खाते हैं। इसी तरह अगर आप शहर में चले जाएँ तो आप लाहौर में चले जाएँ तो वहाँ पर हार्डीज़ हैं, हाउडी हैं, लोग बीफ बर्गर खाते हैं, और खाते भी डबल पैटी बर्गर, ठीक है, और इससे कम उनका पेट नहीं बढ़ता। तो इसका मतलब वो यूरिक एसिड जो अपने ब्लड में निचोड़ रहे होते हैं, तो उससे फिर ये जो बहुत ज़्यादा रेड मीट आप खाएंगे तो उससे यूरिक एसिड बढ़ेगा और स्टोन्स बनाएगा। इसके अलावा ऑर्गन मीट, तो ऑर्गन मीट क्या होता है, जैसे दिल, गुर्दा, मगज़, कलेजी, इसमें यूरिक एसिड बहुत पाया जाता है, और आपको पता है अंदरूनी शहर लाहौर वगैरह में लोग बहुत खाते हैं, तो ये कि इनमें ये बहुत ज़्यादा है। फिर ये दाल, लोबिया वगैरह में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, लेकिन आपने बिल्कुल बंद नहीं करना, थोड़ा आपने उसको कम करना है, लिमिटाइज करना है। इसके अलावा तीसरे स्टोन्स हैं स्ट्रूवाइट स्टोन्स, जो कि इन्फेक्शन से बनते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसको प्रॉपरली ट्रीट कराए, उसकी मुकम्मल ट्रीटमेंट कराए, क्यों, और जिसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसका भी कोई डॉक्टर से मशवरा करे कि ये क्यों हो रहे हैं, और उसको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि उससे भी स्टोन्स बनते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन जो ख़ास तौर पे बनते हैं। तो ये जो कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो आप स्टोन्स को रोकने के लिए कर सकते हैं, वो ये चीज़ें हैं। ठीक है सर। अच्छा, तो डॉक्टर फ़हीम, अगर किसी को शक हो रहा है कि उससे किडनी स्टोन्स बन रहे हैं तो उससे कैसी अलामात आएंगी और उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? जी, देखें, जो स्टोन्स की अलामात हैं उसमें सबसे पहली अलामत ये है कि आपके ना पेन होती है पेशेंट्स के ना, वो कहते हैं वो बायलेटरल फ्लैंक्स पेन है। ये जो फ्लैंक वाला रीजन है, इसको आप उर्दू या पंजाबी में वो लोग अक्सर कहते हैं हमारी वक्खियों में दर्द हो रही है, और वो पेन इतनी सीवियर होती है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो हल्की फुल्की पेन्स होती हैं वो स्टोन्स की नहीं होती। अक्सर पेशेंट कहते हैं शायद हमें इधर दर्द हो रही है, हल्की सी हो रही है, तो वो शायद हमें स्टोन है, लेकिन वो स्टोन नहीं, वो लाइकली कभी मस्कुलर पेन होती है, लेकिन बहुत सीवियर पेन और फ्लैंक में होती है, और वो ग्रॉइन की तरफ रेडिएट करती है, यानी नीचे की तरफ रेडिएट करती है। इसके अलावा उनको क्या हो सकता है, उनको नोजिया रह रहा होता है, उनको वोमिटिंग आ रही होती है, उनको ये हो सकता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा हो, यूरिन में पस आ रही हो, यूरिन कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी बिल्कुल ही रुक जाता है। ये सारी अलामत जो है ये रीनल स्टोन्स की हैं, यानी किडनी स्टोन्स की हैं। ठीक है सर, अगर किसी मरीज़ को ये अलामत आ रही हैं तो उसे कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? जी, सबसे पहला टेस्ट देखें, सबसे पहले तो हमने ना इमेजिंग स्टडीज़ करानी है। इमेजिंग स्टडीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले आपने अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड KUB, किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर, आपने अल्ट्रासाउंड कराना है। साथ दूसरे नंबर पे आप एक्सरे KUB करवा सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप CT KUB करवा सकते हैं, जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ चॉइस है। अल्ट्रासाउंड से मोस्टली हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो हमें सारा बता देता है स्टोन्स का साइज़ क्या है, किस जगह पड़ा है, लेकिन कई दफ़ा स्टोन्स जो कि पेशाब की नाली का निचला हिस्सा होता है यूरेटर का, उसके में पड़ा हो तो उसमें अल्ट्रासाउंड में वो हमें नज़र नहीं आता। उसके वजह से फिर हमें साथ एक्सरे KUB करवाना पड़ता है या फिर CT KUB करवाना पड़ता है, जिससे हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा हमें यूरिन का टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जैसे यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, उसमें हमें क्या मिल सकता है, हमें ब्लड मिल सकता है, इन्फेक्शन मिल सकता है, क्रिस्टल्स मिल सकते हैं। यूरिन माइक्रोस्कोपी हम करवाते हैं, यूरिन माइक्रोस्कोपी से हमें क्रिस्टल की टाइप्स पता लग सकती हैं, स्टोन की टाइप्स पता लग सकती हैं। इसके अलावा 24 आवर यूरिन केमिस्ट्रीज करानी पड़ती हैं, जिसमें हम कैल्शियम, ऑक्सालेट, फॉस्फेट, सिट्रेट, यूरिक एसिड, सोडियम, ये सारी चीज़ें कराते हैं, जिससे हमें ये पता लग सकता है कि स्टोन किस चीज़ का बन रहा है। या फिर अगर स्टोन यूरिन से बाहर निकल आते हैं या किसी भी वजह से बाहर आता है और उसका हम केमिकल कंपोजिशन स्टडी कर सकते हैं, तब भी हम वो केमिकल कंपोजिशन कराते हैं स्टोन का, और हमें पता लग जाता है वो किस चीज़ का बना हुआ है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फ़हीम, अगर सबसे ज़रूरी बात मैं आपसे पूछने लगी हूँ कि अगर किसी को ये अलामात आ रही हैं और अगर किसी को खुदा न खास्ता बन जाता है तो उसे तब क्या करना चाहिए और वो किस तरह इन स्टोन से बच सकता है? जी, देखें, ये स्टोन्स की ना 2 तरह का इलाज है, ठीक है। आप मैं आपके सवाल को थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो आप इलाज पूछना चाह रही हैं, तो मैं इसके 2 तरह के, एक तो इसकी प्रिवेंशन है, ये कैसे बच सकते हैं, और एक इसकी प्रोग्रेशन है कि इसको रोकना कैसे और इसको निकलवाना कैसे, यानी इस जो बन गया है उसको निकलवाना कैसे। देखें, इसके लिए ना आपको 2 तरह के स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए होते हैं, एक नेफ्रोलॉजिस्ट और एक यूरोलॉजिस्ट। अब जहाँ तक बात है कि स्टोन किस चीज़ का बन रहा है,
और ये क्यों बन रहा है और इसको प्रिवेंट कैसे करना है, वो आपको गाइड नेफ्रोलॉजिस्ट कर सकता है कि उसका सारा वर्कअप करवाए कि वो क्यों बन रहा है, किस चीज़ से बन रहा है और उसको रोकने के लिए क्या प्रिवेंशन है और क्या मेडिसिन है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट बताएगा। लेकिन अगर स्टोन बन गया है और उसको निकालना है, उस पर फिर डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज़ क्या है और स्टोन की पोजीशन क्या है। अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से कम साइज़ का है और पेशाब या तो किडनी के मुंह पे ही पड़ा हुआ है या उसकी जो नाली होती है यूरिटर उसमें पड़ा हुआ है, उसके लिए आप एक मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी देते हैं, वो भी नेफ्रोलॉजिस्ट देते हैं। उसमें आप पोटेशियम सिट्रेट दे सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स टेमसुलोसिन सिल्डोसिन दे सकते हैं, या वाटर इनटेक ज़्यादा करते हैं तो छोटे स्टोन वैसे ही निकल जाते हैं। ठीक है सर। और सर अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से बड़ा है तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, अगर स्टोन 5 मिलीमीटर से बड़ा है तो फिर आइडली उनको यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा कि आगे वो क्या करेगा, क्योंकि मोस्टली 5 मिलीमीटर स्टोन्स के लिए इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और फिर यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि वो कौन सी इंटरवेंशन करेगा। और इंटरवेंशंस जो हैं वो भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं कि स्टोन का साइज़ क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है सर। अब डिफरेंट टाइप की इंटरवेंशंस हैं जो कि यूरोलॉजिस्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले एक है ESWL, जो कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, यानी लेज़र से आप स्टोन्स की ट्रीटमेंट करते हैं। वो भी यूरोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे। और दूसरी हैं सर्जरीज एक ओपन सर्जरी है, एक PCNL है जिसे परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं, एक यूरिट्रोस्कोपी है। ये सारी जो इंटरवेंशंस हैं, इसके साथ यूरोलॉजिस्ट को एक स्टंट भी डालना पड़ते हैं यूरिटर में, DJ स्टंट जिन्हें कहते हैं, और वो बाद में रिमूव भी हो जाते हैं। इसके ज़रिए वो स्टोन रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये फिर उन्हीं का ही डिसीजन होता है। जी सर, अब आप ये बताएं कि कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं जिससे हम स्टोन रिमूव कर सकते हैं? जी, देखें, जो डिफरेंट किस्म के स्टोन्स हैं उनकी कुछ मेडिकेशंस हैं जिससे स्टोन रिमूव भी हो जाता है या फिर उससे प्रिवेंट हो जाता है, यानी फर्दर बनने से रोक सकते हैं। जैसे कैल्शियम स्टोन्स मैंने आपको बताया, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, उसके लिए एक थायाजाइड डायरेटिक्स हैं जो कि हम दे सकते हैं, जो पाकिस्तान में डायूज़ा के नाम से एक मेडिसिन आती है। उसके अलावा उनके लिए हम मैग्नीशियम दे सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं, पायरिडॉक्सिन दे सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फेट दे सकते हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड दे सकते हैं और लो फैटी डाइट ले सकते हैं। उससे हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह यूरिक एसिड स्टोन्स के लिए भी मेडिसिन है। यूरिक एसिड स्टोन्स की वही मेडिसिन है जो यूरिक एसिड को कम करने के लिए यूज़ होती हैं, जिसमें आपने ज़ाइलोरिक का नाम सुना होगा जो कि एलोपिरिनोल है उसमें, और इसी तरह गो यूरिक है जो फेबक्सोस्टेट के नाम से आती है, या इस तरह की और भी कई कंपनियों के में ये यूज़ होते हैं ये केमिकल्स। तो ये आप एलोपिरिनोल और फेबक्सोस्टेट यूरिक एसिड स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो सिस्टीन स्टोन्स हैं उसके लिए थोड़ी ड्रग्स हैं जैसे डीपेंसिलामिन, टायोप्रोनिन और कैप्टोप्रिल। इसी तरह जो अगर किसी को इन्फेक्शन वाले स्टोन्स बन रहे हैं तो अगर आपने उसका इन्फेक्शन का स्टोन बाहर निकाल दिया तब भी उसको 3 महीने के लिए एंटीबायोटिक खाने पड़ते हैं जो कि उस स्टोन्स को प्रिवेंट करते हैं, और वो डिपेंड करता है उसका कल्चर में कौन से एंटीबायोटिक को वो सेंसिटिव है। ठीक है सर, आप हमें ये बताएं कि कोई न्यू मेडिकेशंस जिसके स्टोन्स की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है या जिस पर रिसर्च हो रही हो ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें? जी, देखें, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की प्रिवेंशन के लिए एक ड्रग पे रिसर्च हो रही है जिसका नाम है ऑक्सैलोबैक्टर फॉर्मिजीन्स। और भी बड़ी ड्रग्स पे रिसर्च हो रही है, लेकिन ये कुछ ज़रा रिसर्च जो है उसके रिज़ल्ट कुछ अच्छे आ रहे हैं और बड़ी हमें उम्मीद है कि इस ड्रग के आने से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की प्रिवेंशन में हमें बहुत फ़ायदा होगा। सर, आज आपने हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मालूमात दी है। आप एंड पे कुछ कहना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे? जी, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन मैं हमेशा कहता हूँ, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, आप चीज़ों को होने से रोकें, स्टोन को बनने से रोकें। कैसे रोकें? आप नमक का कम इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, मोटापे को कंट्रोल करें, मोटापा ना होने दें। ठीक है, आप स्टोन्स को बनने से रोकें। एक दफ़ा स्टोन्स बन जाते हैं तो उसकी फौरी ट्रीटमेंट करवाएं, उसको रहने ना दें, क्योंकि अगर स्टोन्स किडनी में पड़े रहें और ऐसी जगह पे पड़े जहाँ किडनी के फंक्शन को मुतासिर कर रहे हैं तो वो किडनी को दायमी बीमारी की तरफ ले जाते हैं जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD कहते हैं। इसलिए उसका बर वक्त इलाज कराएं और उसको बनने से रोकें। ठीक है जी व्यूअर्स, आज हमें डॉक्टर फ़हीम ने बहुत ही मुफीद बातें बताई हैं और इनका फ़ायदा इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में इनको इस्तेमाल करके कर सकते हैं।
डॉक्टर फ़हीम, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। वेलकम। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।